आज दिनांक 11 जुलाई 2020 को मैं डॉक्टर मनु जी राय, एसोसिएट प्रोफेसर टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा, स्नातक प्रथम खंड प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक के नायकत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। कतिपय विद्वानों ने चंद्रगुप्त नाटक की समीक्षा के क्रम में दो विचार अभिव्यक्त किए हैं। प्रथम कि चंद्रगुप्त नाटक का नायक आचार्य चाणक्य हैं। दूसरा, चंद्रगुप्त नाटक का नायक चंद्रगुप्त है। दोनों प्रबल दावेदार हैं। चाणक्य की भी भूमिका वहाँ चरित्र अभिनेता से ऊपर है, वह सहनायक से विशिष्ट है। इसी कारण कुछ लोगों ने उसे चंद्रगुप्त नाटक का नायक बताया है। ध्यातव्य है कि नायक के नायकत्व के संबंध में हमारे शास्त्रों में कतिपय शर्तें बताई गई हैं। पहला, नायक वह है जो नय करे। नय का अर्थ होता है ले जाना। जो कथा को आगे ले जाए वह नायक है। प्रारंभ से लेकर के अंत तक कथा का नयन चंद्रगुप्त करता है। खलनायक महापद्मनंद की हत्या के पश्चात मगध क्या समूचे आर्यावर्त की राज सत्ता चंद्रगुप्त के हाथों प्राप्त होती है। आर्यावर्त की साम्राज्ञी कार्नेलिया चंद्रगुप्त को प्राप्त होती है। यही नहीं, उसकी एकमात्र अभिलाषा है कि हम यवनों को पराजित करें, और उस पराजित करने में भी उसे सफलता मिलती है। अन्यत्र दृष्टि से देखा जाए तो यह एक चरित्र प्रधान नाटक है, इसलिए कि इसका नामकरण नायक के नाम पर हुआ है। महाकवि और महानाटककार जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों का नाम चरित्र की भूमिका के आधार पर किया है, जैसे चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु। ये जितने भी नाटक हैं वे चरित्र की प्रधानता के आधार पर ही हैं। ध्रुवस्वामिनी तो छोटा नाटक है, लेकिन सब नाटकों के विपरीत वहाँ पर नायिका का चरित्र प्रधान है। इस कारण ध्रुवस्वामिनी ही उस नाटक का नाम दिया गया है, जबकि उसमें भी चंद्रगुप्त की प्रधान भूमिका है। ध्रुवस्वामिनी का अंत में उसी से विवाह होता है। रामगुप्त की हत्या हो जाती है, जो उसका प्रथम पति है। इस दृष्टि से चूंकि उस कथा में प्रमुख भूमिका ध्रुवस्वामिनी की रहती है, इसलिए उसका नामकरण ध्रुवस्वामिनी के आधार पर ध्रुवस्वामिनी हुआ है। यही स्थिति हमारी पाठ्य पुस्तक चंद्रगुप्त की भी है। चंद्रगुप्त में समग्र आर्यावर्त के सभी क्षेत्रों का, सभी राज्यों का संयुक्त नेतृत्व चंद्रगुप्त करता है।
दांडयायन की भविष्यवाणी के अनुकूल पहले ही यह कह दिया गया है कि आर्यावर्त का भावी सम्राट चंद्रगुप्त होने वाला है, जैसा उसने एनिसा क्रिटिस से कहा है। चाणक्य राज्याभिषिक्त करके चंद्रगुप्त को कार्नेलिया की प्राप्ति करा करके स्वयं मगध साम्राज्य से विरत हो जाता है और सन्यासी बन जाता है। न तो उसे सुवासिनी की प्राप्ति होती है और न वह राज सत्ता से लगा रहता है। यहां तक कि महामात्य का भी जो पद है वह अपनी पूर्व प्रेमिका सुवासिनी के पति और बाद में अपने बने बहनोई को सौंप देता है। इस प्रकार से चाणक्य को फल की प्राप्ति नहीं होती। फल की प्राप्ति मात्र चंद्रगुप्त को होती है और इस कारण चंद्रगुप्त इस नाटक के नायकत्व का अधिकारी है। ध्यातव्य है कि जिस समय राष्ट्रीयता का प्रश्न आता है तक्षशिला के गुरुकुल में आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों के बीच में मगध के निर्वासित कुमार चंद्रगुप्त को ही उपयुक्त पात्र समझ करके संयुक्त वाहिनी का नेता स्वीकार करने के लिए अपने सभी शिष्यों को बाध्य करता है। चाणक्य के चरित्र की भूमिका अन्य किसी भी नाटक के चरित्र अभिनेता से अधिक है। सिकंदर और शैल्यूकस की पराजय चंद्रगुप्त के सेनापतित्व के आधार पर नहीं हुई है, उसमें मूल भूमिका आचार्य चाणक्य की है। हर जगह चाणक्य की कूटनीति ही काम करती है। स्वयं सिकंदर के शिविर में प्रवेश करके उसके रहस्य की जानकारी प्राप्त कर लेना, अपने रुष्ट होने का नाटक दिखा करके राष्ट्रद्रोहियों को खुले रूप में आने के लिए बाध्य करना और चंद्रगुप्त से अलग होकर के भी चंद्रगुप्त को मदद करना, यह चाणक्य का राजधर्म है, ब्राह्मण धर्म है और इस धर्म का वह सम्यक निर्वहन करता है। चाणक्य की कोई अपनी महत्वाकांक्षा नहीं है, न तो उसे राज्य का लोभ है, न अर्थ का लोभ है और न अन्य किसी प्रकार की प्राप्ति का लोभ है। वह सर्व प्रकार से विरत है। प्रारंभ में सुवासिनी से वह प्रेम करता है, सुवासिनी उसके प्रति पूर्णतः समर्पिता है, लेकिन जब राष्ट्रीय प्रश्न आता है तब वह यह सोच करके कि जा राक्षस जैसा कुशल नीतिकार जो अभी राष्ट्रद्रोही बना हुआ है, यदि हमारे महात्याग से राष्ट्र भक्त बन जाता है तो हमारा जो सपना है वह साकार हो जाएगा। चंद्रगुप्त जैसा कुशल राजा आर्यावर्त को मिल जाएगा और हमारा देश विश्व विजयी सिकंदर को परास्त करने वाला राष्ट्र बन जाएगा। इसके लिए
वह सुवासिनी का परित्याग करता है, उसे अपनी बहन मान लेता है। पहली प्रेमिका, प्रथम प्रेमिका बाद में उसकी बहन बन जाती है, और उसके विरोध में राष्ट्रद्रोही बनने वाला राक्षस बाद में नाटक के अंतिम क्षण में मगध या आर्यावर्त का भावी महामात्य बन जाता है। यह एक प्रकार का जो महात्याग है चाणक्य का, उसको एक सदपात्र के रूप में प्रतिष्ठित करता है। उसे सहनायक से कुछ विशिष्ट कहा जा सकता है। सहनायक के रूप में सिंहरण को रखा जा सकता है, क्योंकि सिंहरण को बाद में अलका जैसी राष्ट्रभक्त वीरांगना मिलती है। वह सहनायक की भूमिका में है, लेकिन सिंहरण, अलका, कार्नेलिया और चंद्रगुप्त को पढ़ाने वाला, राष्ट्र धर्म की शिक्षा देने वाला यदि कोई है तो वह आचार्य चाणक्य है। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में गुरुकुल का एक कुलपति होने के नाते वहां के राष्ट्रद्रोही अंभिक के निर्दोषों का वह पालन नहीं करता है। वह कहता है कि गुरुकुल में किसी भी राजा के आदेश का पालन नहीं होता। यहां तक कि सिंहरण और चंद्रगुप्त दोनों कहते हैं कि गुरुकुल में सिर्फ गुरु के आदेश का ही पालन किया जाता है और किसी राजा या राजकुमार के निर्देशों की अवज्ञा की जाती है। इसलिए यहाँ पर तुम्हारा नियमन नहीं चलेगा, यहाँ पर तुम्हारा निर्देश नहीं चलेगा, हमारे गुरु का ही निर्देश स्वीकार्य होगा। इस प्रकार से यह देखा जाए तो जो चाणक्य की नीति है वह नीति है आर्यावर्त के साम्राज्य की प्राप्ति की, आर्यावर्त के विजय की, विश्व विजयी होने का स्वप्न देखने वाले सिकंदर के पराजय की। उसमें नीति तो रहती है चाणक्य की, लेकिन पर्दे पर या व्यावहारिक रूप से उस नीति का नियमन होता है, नीति को प्रयोग में लाया जाता है चंद्रगुप्त के द्वारा। यदि चाणक्य नहीं रहता तो चंद्रगुप्त अपने प्रेम संबंधों के कारण ही मारा जा सकता था। चंद्रगुप्त की हत्या फिलिप के द्वारा हो सकती थी। चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम करने वाले उसे कार्नेलिया के विरुद्ध होने के चलते, कार्नेलिया की सौत होने के चलते वह या तो बागी बनती या हत्या करवाती। हर जगह चाणक्य ने कंटक को दूर करने का प्रयास किया है। मंदाकिनी चंद्रगुप्त की प्रेमिका है, इससे विवाह करना चाहती है, लेकिन चाणक्य उस मंदाकिनी को चंद्रगुप्त की सुरक्षा के लिए, चंद्रगुप्त की
जीवन की सुरक्षा के लिए शहीद होने का निर्देश देता है और अंत में राक्षस जैसे विघटनकारी तत्व गिरफ्तार हो जाते हैं और चंद्रगुप्त की जान बचती है। तो इस चंद्रगुप्त के प्रेम पथ से हटाने वाले की भूमिका चाणक्य की है। लेकिन जहां तक जो संघर्ष होता है, हर संघर्ष में चंद्रगुप्त ही राष्ट्र का नेतृत्व करता है। फिलिप एक खल पात्र है जो सेल्यूकस का क्षत्रप है। वह चाहता है कार्नेलिया से प्रेम करना और इस प्रेम को एक पक्षीय मानना चाहिए, इसलिए कि कार्नेलिया उसे स्वीकार नहीं करती। जंगल में वह कार्नेलिया का हाथ पकड़ना चाहता है, कार्नेलिया बचाओ की आवाज उठाती है और चंद्रगुप्त दौड़ करके कार्नेलिया को बचाता ही नहीं है, फिलिप को परास्त भी करता है और अंत में फिलिप जीवन याचना करके बच जाता है। उस समय फिलिप आग्रह करता है कार्नेलिया से कि आप इस घटना को भूल जाइए, मैं क्षमा मांगता हूं। कार्नेलिया स्वगत चिंतन करती है कि फिलिप ने कहा है इस घटना को भूल जाने के लिए, क्या यह घटना भूलने लायक है? इस घटना को भूलने का मतलब कि चंद्रगुप्त को भी भूलना होगा और स्थिति यह है कि वह चंद्रगुप्त को भुलाना नहीं चाहते। जिस नायक ने उसके सतीत्व की रक्षा की है वह नायक उसका सहपाठी भी है। चंद्रगुप्त के अनुकूल ही वह भारतीय धर्म शिक्षा आदर्श का प्रशिक्षण प्राप्त करती है और वह चाहती है कि मैं भारतीय धर्म दर्शन संस्कृति और आदर्श का पालन करूं। इसी कारण वह अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। यह राष्ट्रगीत है। एक यवन पुत्री भारतीय राष्ट्रगीत का गान करती है, उसके कंठस्थ करना चाहती है और इसी कंठस्थ करने के क्रम में फिलिप का आक्रमण होता है। उसे बलात्कृत करने के लिए, उसे अपने अंकपाश में भरने के लिए। और जैसे आज के नाटकों में दिखाया जाता है, कहानियों में दिखाया जाता है, चलचित्रों में दिखाया जाता है, नायक का प्रवेश होता है और वह उस खलनायक को परास्त करके उसके सतीत्व की रक्षा करता है और बाद में वही नायिका उस बचाने वाले की प्रेमिका ही नहीं धर्मपत्नी बनती है। यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो चंद्रगुप्त ही वह पात्र है जो कार्नेलिया का बाद में पति बनता है। चाणक्य की एक नीति है कि हमारे राष्ट्र का मधुर संबंध हो जाए यवन से। सेल्यूकस और सिकंदर जैसे विरोधियों से यदि हमारा कोई ऐसा घनिष्ठ संबंध हो जाए जिसके चलते पुनः आपस में युद्ध नहीं हो,
तो इसकी आधारशिला कार्नेलिया और चंद्रगुप्त के द्वारा रखी जाती है। लेकिन इस संधि में भी, इस प्रेम संबंध में भी यदि सुअवसर है तो वह चाणक्य प्रदान करता है। सिंहरण जैसे मालव कुमार जो पूर्णतः राष्ट्रभक्त है, उसे चाणक्य अलका जैसी एक वीरांगना से पाणी ग्रहण कराता है, जो वीरांगना एक राष्ट्रद्रोही की अपनी सगी बहन है। उस वीरांगना को धर्मपत्नी बना करके सिंहरण और अलका दोनों को आर्यावर्त की सेना में चाणक्य शामिल करवाता है। चाणक्य की योजना है कि एक बार भले ही सिकंदर ने सिंध और गांधार क्षेत्र से प्रवेश कर लिया है आर्यावर्त में, लेकिन जिसने प्रवेश कराया है राष्ट्रद्रोही आंभिक को भी यदि प्रयास किया जाए तो वह हमारे राष्ट्र के लिए उपयोगी हो सकता है। चूंकि सिंहरण का अलका से प्रेम है, इसलिए आंभिक सिंहरण का विरोधी बन जाता है। लेकिन चाणक्य सिंहरण को नहीं बल्कि चंद्रगुप्त को राष्ट्र का नायक बना करके संयुक्त वाहिनी का नेतृत्व प्रदान करके यह बताना चाहता है कि यहाँ पर कोई क्षेत्रीयता का प्रश्न नहीं है, सेना किसी प्रांत की नहीं है, न मगध की सेना है, न सिंध की सेना है, न मालव की सेना है, यह आर्य सेना है और आर्य सेना का ध्वज और किसी के हाथ में नहीं, अलका के हाथ में। चाणक्य तो छिप करके झाड़ी से उस दृश्य को देख रहा है, उसी की योजना भी है, इसलिए कि वह गांधार के उन क्षेत्रों में आर्य पताका लेकर के चल रही है जहां पर यवनों के द्वारा अत्याचार कराया गया है, वहां की फसलों को लूटा गया है, नौजवानों की हत्या की गई है, युवतियों के अस्तित्व को लूटा गया है। और उन क्षेत्रों में अलका हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, ऐसे राष्ट्र गीत को गाते हुए आर्य पताका लेकर के चलती है। चाणक्य एक झाड़ी में छिप करके आंभिक से कहता है कि देखो ये कौन है आर्य पताका लेकर के चलने वाली। वह कहता है कि यह तो हमारी बहन अलका है। तो वह तो तुम्हारे विरोध में बोल रही है कि हमारा राजकुमार राष्ट्रद्रोही बना हुआ है। मैं प्रजा से अपील करती हूं कि उस राष्ट्रद्रोही के साथ नहीं रहना है, उसका विरोध करना है, और जो आक्रमणकारी सिकंदर ने हम पर विजय प्राप्त की है उसके सैनिकों की हत्या कर देने, हमारा देश आज़ाद होना चाहिए, हमारा क्षेत्र आज़ाद होना चाहिए, और हम आर्य सैनिक हैं। आंभिक चाणक्य की
उस कूट प्रयास का खंडन करता है, कहता है कि नहीं, मैं अपनी बहन की हत्या नहीं कर सकता। उसके उस कमजोर पक्ष को देख करके चाणक्य कहता है कि तुम इस सेना के साथ हो जाओ। वो कहता है कि मैं सिंहरण का कुछ भी होगा नेतृत्व स्वीकार नहीं करूंगा। चाणक्य कहता है कि यहां सिंहरण का नेतृत्व स्वीकार नहीं करना है, यहां चंद्रगुप्त का नेतृत्व स्वीकार नहीं करना है। तुम, हम, कार्नेल, ये अलका, सिंहरण इत्यादि सभी आर्य सैनिक हैं। यह आर्य सेना है और उस आर्य सेना को सुगठित करने के लिए, समक्ष नेतृत्व प्रदान करने के लिए चंद्रगुप्त को उसका सेनापति बनाया गया है। यहां किसी के अधीन में नहीं रहना है, यह भारत माता के अधीन में रहना है। और अंत में अंबिक उसके साथ हो जाता है। पर्वतेश्वर जैसा पात्र सक्षम होकर के भी हार जाता है, इसलिए कि वह कंबाइंड फोर्स या संयुक्त सेना का नेतृत्व नहीं कर पाता। वह मगध से, मालव से, गांधार से सहायता की याचना नहीं करता। और स्थिति ये होती है कि एक सफल जुझारू राजा होने के बाद भी वह हार जाता है, और वह हार आर्यावर्त के एक क्षेत्र की हार है। आचार्य चाणक्य इस हार के विरुद्ध में एक सेना का गठन करता है। वह सेना किसी क्षेत्र के आधार पर नहीं है, किसी जाति के आधार पर नहीं है। वह सेना राष्ट्रीय सेना है जिसका नाम आर्य सेना रखा गया है। इस आर्य सेना का नेपथ्य से संचालन तो चाणक्य करता है, पूरी कूटनीति उसकी है, मस्तिष्क उसका काम करता है, लेकिन पर्दे पर या आम जनता के बीच में वह कार्य चंद्रगुप्त के द्वारा संपन्न होता है। चंद्रगुप्त को वह निर्देश देते हुए सिंहरण के साथ ही बताता है कि आज के बाद भारतीय इतिहास में हार जैसा प्रश्न नहीं आना चाहिए, जीत होनी चाहिए। युद्ध का लक्ष्य सिर्फ विजय है, विजय के अलावे कुछ नहीं। कैसे विजय होनी चाहिए, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। वीरता पूर्वक हार जाना वीरता नहीं है, वह कायरता है। और किसी प्रकार से जीत प्राप्त कर लेना, यही युद्ध का नियम है। इस कारण जिस प्रकार की नीति बनाता है आचार्य चाणक्य, उस नीति का अनुसरण चंद्रगुप्त के नेतृत्व में समस्त आर्य सेना करती है। शल्यकुश वाले युद्ध में कुछ समय के लिए चाणक्य अलग हो जाता है। चंद्रगुप्त समझता है कि हमारे पारिवारिक क्षेत्र में भी हमारे गुरुदेव हस्तक्षेप कर रहे हैं। वह अपने गुरु से भी खिन्न हो जाता है, अपने पिता के पक्ष में हो जाता है। चंद्रगुप्त सोचता है कि सेल्युकस के साथ होने वाले युद्ध में
मैं अकेला हूं, जैसे भी हो मैं संघर्ष करूंगा। लेकिन जब समर क्षेत्र में जाता है तो वहां सिंहरण को देखता है, क्षुद्रकों को देखता है, गांधार नरेश के वे सैनिक जो आंभिक की दुर्भिसंधि से विचलित हैं, दुखित हैं, वे भी आए हुए हैं। पंचनद प्रदेश अर्थात पंजाब के जिन क्षेत्रों को रौंदा गया है यवन सैनिकों के द्वारा, वहां के युवा और युवतियां भी हैं। उस सेना में वैसे लोग भी हैं जो सिंहरण से, चंद्रगुप्त से जातीय दृष्टि से अलग है। और इसका नेतृत्व करता यदि कोई है तो चंद्रगुप्त है। मीनाक्षी कल्याणी जो महापद्मनंद की बेटी है, वह चाहती है प्रेम करना पर्वतेश्वर से। पर्वतेश्वर उस पर जातीय टिप्पणी करता है कि मैं एक जारज पुत्री से विवाह नहीं कर सकता। वह कल्याणी को स्वीकार नहीं करता। और स्थिति यह होती है कि मगध बड़ा साम्राज्य था, मगध की सैन्य सहायता पर्वतेश्वर को नहीं मिलती और पर्वतेश्वर हार जाता है। लेकिन वही मगध का निर्वासित कुमार चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य के हर निर्देश का पालन करता है और उस निर्देश का पालन करते हुए यवनों को हराता है। यवनों को हराता ही नहीं है, बल्कि सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया का बाद में पति भी बनता है। और यवन और आर्यावर्त की सेना के बीच में एक संबंध स्थापित होता है, वैवाहिक प्रेम संबंध का। और उसके पश्चात इस नाटक का अंत होता है। नाटक के अंत में देखा जाए तो कहानी का, नाट्य कहानी का जो चरित्र अभिनेता है चाणक्य, समस्त युद्ध का सूत्रधार है चाणक्य, वह चाणक्य राज सत्ता से पूर्णतः अलग हो जाता है। न तो वह सुवासिनी का प्रेमी रहता है, न तो महामात्य रहता है, और न राजनीति का नियामक ही रहता है। अंत में वह गैरिक वस्त्र पहन करके सन्यासी बन जाता है और चंद्रगुप्त के पिता से आग्रह करता है कि आप भी हमारे समान सन्यासी बन जाइए। आप यही न चाहते थे कि मेरा बेटा चंद्रगुप्त मगध का राजा बने? वह बन गया। आपको पुत्रवधू कार्नेलिया की प्राप्ति हो गई, अब आप हमारे साथ चलें। दोनों सन्यासी बनकर के निकलते हैं। तो चूंकि उस दृश्य में फल की प्राप्ति करने वाला एकमात्र चंद्रगुप्त शेष रहता है। फल की प्राप्ति दो है,
एक है राजसत्ता और दूसरी है विपक्षी क्षत्र की नायिका कार्नेलिया। दोनों की प्राप्ति चंद्रगुप्त करता है, इसलिए इस नाटक का नायक चंद्रगुप्त है। महाकवि जयशंकर प्रसाद, जो स्वयं कुशल नाटककार हैं, अपने समय में यानी छायावादी समय में भारतीय नाट्य रचना का श्रेय प्रसाद को मिलता है। भाषाई दृष्टि से और भावनात्मक दृष्टि से सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने प्रत्येक नाटक में राष्ट्रीय भावना को प्रमुखता प्रदान की है। चंद्रगुप्त नाटक में भी राष्ट्रीय भावना है और इस राष्ट्रीय भावना का भी नायक यदि कोई है तो चंद्रगुप्त है। चाणक्य हर जगह नेपथ्य से ही कथा का संचालन करता है, पर्दे पर बहुत कम आता है। उसकी नीतियां लड़ रही हैं। शल्युकश, सिकंदर दोनों को परास्त कराने वाला यदि कोई है तो कौटिल्य है। आर्यावर्त के लिए सबसे अधिक यदि कोई त्याग करने वाला है तो आचार्य चाणक्य है। और चाणक्य चाहता है कि आर्यावर्त का नेता चंद्रगुप्त ही बने। बाल्य जीवन में ही जिस समय वह निर्वासित किया जाता है, उस समय सोचता है कि कौन इस मगध साम्राज्य का नेता बने, और वह एक बालक का चयन करता है जो बालक चंद्रगुप्त है। जिस तक्षशिला में उसने स्नातक की शिक्षा प्राप्त की थी, उसी तक्षशिला में निर्वासित होने के बाद वहां का वह कुलपति बनता है। और कुलपति बनने के बाद भी वह चंद्रगुप्त, सिंहरण, अलका आदि जैसे राष्ट्र प्रेमी नौजवानों की पौध तैयार करता है। और यही नौजवान अंत में संघर्ष करते हैं, भारत विजयी होता है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो हमारी सेना की जो विजय हुई है वह चंद्रगुप्त के नेतृत्व में विजय हुई है। सहयोग यदि मिला है तो सिंहरण के द्वारा मिला है, मंदाकिनी के द्वारा मिला है, अलका के द्वारा मिला है। यहाँ तक कि बाद में आम्भिक के द्वारा भी मिलता है। प्रारंभ में बल्कि अंत तक राष्ट्रद्रोही बना और राक्षस नाटक के अंतिम दृश्य में आर्यावर्त का महामात्य बनता है। देश का शत्रु अर्थात सिकंदर का सेनापति शल्युकश अपनी पुत्री को चंद्रगुप्त के हाथों दान करके आर्यावर्त का एक सफल मित्र बनता है। ये जितने भी दृश्य हैं
उसका नियामक चाणक्य है, लेकिन फल की प्राप्ति यदि देखा जाए तो अब फल यदि मिलता है तो वह चंद्रगुप्त को मिलता है। सिंहरण, अलका, क्षुद्रक आदि जितने भी पात्र हैं वे चंद्रगुप्त के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, कहीं कोई उस पर अंगुली नहीं उठाता। यहां तक कि राष्ट्रद्रोही आंभिक भी उस आर्य सेना में शामिल हो जाता है जिसका नेतृत्व अलका कर रही है, और उसे अफसोस होता है कि हमसे गलत हो गया है, लेकिन वह चंद्रगुप्त का विरोधी नहीं है। तो चंद्रगुप्त को जयशंकर प्रसाद ने इस रूप में प्रस्तुत किया है कि वह संयुक्त संघर्ष वाहिनी का एक सफल नेता बन जाता है और आर्यावर्त की जो विजय होती है उसके नेतृत्व में होती है। एक राष्ट्रद्रोही के क्षेत्र में रह करके सैन्य संगठन करना, युद्ध के लिए सैनिकों को तैयार करना, यह कार्य दुष्कर कार्य है, लेकिन इस कार्य को संपन्न कराता है चाणक्य। लेकिन वास्तविक रूप में माध्यम यदि कोई बनता है तो वह माध्यम है चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त ही इस राष्ट्र का भावी सम्राट बनता है। और इस नाटक के फल की प्राप्ति वही करता है। इस कारण फल की प्राप्ति की दृष्टि से, चरित्र की प्रधानता की दृष्टि से, नाटक के शीर्षक की दृष्टि से, कथा के नयन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो चंद्रगुप्त ही इस नाटक का नायक सिद्ध होता है। और यदि निष्पक्ष होकर के विचार किया जाए तो जो चाणक्य है वह इस नाटक का चरित्र अभिनेता है, जिसके चरित्र की प्रधानता इसमें अधिक है, वह सहनायक से भी विशिष्ट है, इसलिए उसे चरित्र अभिनेता और विशिष्ट पात्र के रूप में स्मरण किया जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन वह इसका नायक नहीं माना जा सकता है। इस कारण सर्वतोभावेन चंद्रगुप्त ही इस नाटक का नायक सिद्ध होता है। मैं अपने विद्यार्थियों को यह कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे ज़िले में लॉकडाउन है, इस कारण महाविद्यालय में अध्यापन नहीं किया जा सकता। इस कोविड-19 के चलते एक दूसरे से अलग रह करके अपने को और दूसरे को बचाना है। यह हमारा राष्ट्र धर्म है, व्यक्तिगत धर्म है, और इस धर्म का हम लोग पालन करने के लिए कटिबद्ध हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने सितंबर माह तक विद्यालय और महाविद्यालय में अध्यापन को बंद कर दिया है। इस कारण पूरे सितंबर तक अध्यापन नहीं हो सकता। अतएव महामहिम
कुलाधिपति के निर्देशानुसार ऑनलाइन अध्यापन ही महाविद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए एक विकल्प बन गया है, जिसके चलते विद्यार्थियों को लाभ दिया जा सके। हम लोग प्रतिदिन कार्य दिवस के दिन अध्यापन कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से महाविद्यालय के अन्य शिक्षकों की ओर से आप जैसे विद्यार्थियों को यह कहना चाहता हूँ कि आप अपने प्रतिष्ठा के विषय, सब्सिडरी के विषय का अध्ययन हमारे जैसे शिक्षकों के द्वारा दिए गए व्याख्यानों के आधार पर कर सकते हैं। आपको अगली परीक्षा में अधिक अंक मिलें, इसके लिए हम लोग सद प्रयास कर रहे हैं। आप इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।